नमस्कार। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज हैं, जो शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और साथ ही काली सेना के संस्थापक और भी मार्गदर्शक हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। नमो नारायण। स्वामी जी, पॉलिटिक्स में स्पेशली आज के समय में संसद चल रही है अभी, और बहुत सी घटनाएं वहाँ पर हो रही है, बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है, बहुत से विषय हैं जो उठाए जा रहे हैं। स्पेशली वंदे मातरम को लेकर पूरे एक दिन, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा 10 घंटों की बहस हुई है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हुए हैं, इसका अपने आप में बड़ा महत्व रहा है। आप इस पूरा इश्यू है, इसको आप आज के परिदृश्य में किस तरह से देखते हैं? देखो, क्या है कि वंदे मातरम उस समय लाया गया जब लोगों में जोश भरना था। इसने जोश भरा जी। इसने प्रार्थना करी, इसने भारत माता की जय जैसे नारों को पैदा किया। लेकिन आज भी सेकुलरिज्म के कारण हम वंदे मातरम और राष्ट्रगान को अनिवार्य नहीं कर पाए। हम वंदे मातरम या राष्ट्रगान मदरसों में नहीं करवा पा रहे, और तमाम मुस्लिम खुल के बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। तो यह देश एक्चुअली मजाक का विषय बन गया है। वंदे मातरम में भी वही हुआ। 150 वर्ष बाद आपने वंदे मातरम को इतना महत्व जरूर दिया, लेकिन जिसको महत्व देना था, जिसके लिए ये वंदे मातरम था, जिसके खिलाफ ये वंदे मातरम था, आज भी वो लोग वंदे मातरम गाने के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ कदम से कदम मिला के चलाने के लिए नहीं है। जो भारतीय विदेशी धर्म इस्लाम कहता है वही करते हैं। और आश्चर्य है कि जो लोग जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ वहाँ वंदे मातरम गा रहे हैं, वहाँ गीता पढ़ रहे हैं। अरबी देशों में गीता पढ़ाई जा रही है, वंदे मातरम हमारे समर्थन में गा रहे हैं। तो यह जब तक आप संविधान में दंड प्रहार नहीं करेंगे, दंड नहीं लगाएंगे, अनिवार्य कोई चीज़ नहीं करेंगे, उसके लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक बातें बनती नहीं है। जिस दिन वंदे मातरम के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसी दिन सारे के सारे लोग वंदे मातरम गाने लगेंगे। इसलिए कि यह एक देश की अस्मिता का सवाल है, देश के सम्मान का सवाल है, देश की एकता का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से सरकार को एक कड़ा कानून लाना चाहिए था 150 वर्ष बाद, लेकिन 150 वर्ष बाद भी हम कड़ा कानून नहीं ला पाए और उनके आगे झुक गए। स्वामी जी, आपने कहा कि जिनके खिलाफ लाया गया था वो नहीं गा रहे हैं। मतलब एक पर्सपेक्टिव ये आता है कि ये लाया, जो किताब ही लिखी गई आनंद मठ भी, और जो सन्यासी विद्रोह की बात होती है वो भी एक तरह से खिलाफ में था, चाहे वो इस्लाम के या मुसलमानों के राजाओं के खिलाफ हो, उस तरह का। तो आज के समय में अगर पूरे गाने को लेकर होता है विवाद कि चलिए वो पूरा गाना आप नहीं गाते हैं, थोड़ा सा पोर्शन है जो मेनली हम राष्ट्रगीत के रूप में जिसको लिया गया है, इतने गाने को फोकस किया जा सकता है, पर बाकियों पर हो सकता है हम उससे अगर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, तो शायद हम पुरानी चीज़ों पर जाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर हम पूरे सारे ये तो पहला ही स्टंजा वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब भारत माता की जय ही है। माँ मातरम या बंदे, जो जिस देश में हम रहते हैं, ऐसी भारत माता को हम नमन करते हैं। तो चूंकि इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करता है, ऐसा सिखाते हैं। लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि जिस देश में रहिए उस देश का कानून मानिए। अगर कानून एक कहेगा कि आपको वंदे मातरम गाना है तो गाना पड़ेगा आपको, और नहीं गाना है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, जहां नहीं गाया जा रहा वहां जाना चाहिए। जब तक देश में कोई कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक देशवासी वैसे ही रह जाएंगे। और है क्या कि भारत में तो आजकल फिर से जो काम मुस्लिम लीग करती थी वो काम कांग्रेस कर रही है, जो काम कांग्रेस करती थी वो काम भाजपा कर रही है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जब तक देश से बड़ी रहेगी तब तक देश के साथ ऐसा ही होता रहेगा। और आज के वर्तमान युग में वोट बैंक की राजनीति देश से बड़ी है, धर्म से बड़ी है। वोट बैंक की राजनीति पर ही अगर हम बात करें तो बहुतों का ये कहना है कि ये इशू भी बंगाल चुनाव को लेकर उठाया गया। और अगर बंगाल चुनाव में ही देखा जाए तो अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए हैं, हालांकि उनको निष्कासित कर दिया गया है, उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात की कि उससे वापस मुर्शिदाबाद में वो उस तरह का ढांचा
बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो ये विषय जो ऐसे हैं, क्या ये चुनाव के कारण ही हैं? देखिए, कई लोग तो इस बात को कह रहे हैं, ममता बनर्जी स्वयं कह रही है कि जो बाबर है, जिसका नाम कबीर, हुमायूं कबीर या कुछ ऐसा नाम है विधायक का, हुमायूं कबीर, चूंकि हुमायूं तो अकबर का ही लड़का था, पिता था, तो हुमायूं जैसा कि नाम से ही है, मुगल की ही कोई संतान होगा। हम चाहते हैं कि मुगलिया सल्तनत का नामो निशान भारत से मिट जाए। हमने 6 दिसंबर 1992 को एक निशान जो था उसको हमने मिटा दिया और उस पर भव्य मंदिर का निर्माण किया। यह एक सुनियोजित साजिश है, वोट बैंक की साजिश हो सकती है। जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं कि मे बी हुमायूं जो कबीर है उसको खड़ा किया गया, उसको 6 दिसंबर की तारीख तय की गई, उसने बाबरी मस्जिद बनाया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हुई टीएमसी ने किया, टीएमसी ने कार्रवाई किया, उसको निष्कासित कर दिया, लेकिन उसके मस्जिद बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा किसने दी? ममता नहीं तो दिया। तो ये दोनों मिली जुली है, मुस्लिमों का वोट लेने की होड़ है। और निश्चित रूप से जो वंदे मातरम की बात आपने कही, वंदे मातरम इसीलिए लाया गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो इतिहास है वो बंगाल से है, इस चुनाव में लाभ लेने का भी हो सकता है। अच्छी बात है अगर वंदे मातरम और राष्ट्रभक्ति के लिए में भी चुनाव का लाभ देखा जाए और इसके लिए भी इन चीज़ों को लागू किया जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है। राजनीतिक आदमी राजनीति की ही बात सोचेगा, हर एंगल से वोट बैंक सजाने का प्रयास करेगा। अगर मोदी जी ने इसको वंदे मातरम को भी वोट बैंक के लिए सजाया है, अच्छी बात है, ये कोई खराब बात नहीं है। वोट बैंक में ही हम देखते हैं। अब आज के समय में ऐसा हो रहा है कि सरकार ने जैसे कास्ट सेंसस की भी बात मान ली, उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़्यादा प्रतिशत लोग हैं जो ज़्यादा मत देते हैं उनमें ओबीसीज हैं, SC STs हैं, इनको भी अलग अलग तरह से प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें भी रिजर्वेशन की देने की बात हो रही है। अब चूंकि आप बात कर रहे हैं कि वोट बैंक को फोकस किया जा रहा है, तो क्या ये सारा भी जो प्रयास है ये सामाजिक न्याय को लेकर है या वोट बैंक को फोकस कर? देखिए, सामाजिक न्याय जैसा कोई विषय नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ तो इसमें मैं नहीं कहता कि सभी जातियों का योगदान नहीं था, सभी जातियों का योगदान था। और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही है, दोनों अलग नहीं है। वर्ण का उपवर्गीकरण ही जाति है जी। तो वर्ण का उपवर्गीकरण ही जाति है। और अभी राज्य जब ये संकल्प ले चुका है कि राज्य के समक्ष सभी जन एक जैसे होंगे, राज्य का ना अपना धर्म होगा, न जाति होगा, न मूल होगा, न वंश होगा, उसके समक्ष सभी हैं, फिर भी आरक्षण ले आया, तो यह देश के लिए नुकसानदायक था। आप जब सिस्टम में अयोग्य लोगों को आरक्षण के आधार पर, जाति के आधार पर भर्ती करेंगे, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। जब भी आप योग्यता के दम पर आगे लेकर के, मैं नहीं कहता कि रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, इसमें आप फेल्योर हैं, आपकी नीतियां फेल्योर हैं। रोजगार कहाँ चाहिए? अब नासा में, अरे स्पेस में, पायलट में, इसरो में, या डॉक्टर में, इंजीनियर में, IAS में, जहां नीतियां बननी है वहां आप आरक्षित लोगों को प्रोफेसर बनाने में, टीचर बनाने में, यदि आप आरक्षित लोगों को लेकर के आएंगे, मतलब आप अयोग्य लोगों को लेकर के आएंगे, तो आप कभी उस सेक्टर का विकास नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति आरक्षित डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहता, आरक्षित इंजीनियर से नक्शा नहीं बनवाना चाहता, पुल नहीं बनवाना चाहता, लेकिन आप सरकारी व्यवस्था इतनी बड़ी है, आप अयोग्य लोगों को लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए रोज पुल गिर रहे हैं, इसीलिए जनता मर रही है। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। आरक्षण और रोजगार दोनों दो अलग चीजें हैं। रोजगार सबको उपलब्ध हो सकता है इस देश में, अनिवार्य रूप से हो सकता है, नीतियां बशर्ते सही हों, उसके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण अयोग्यता को बल देता है, देश के साथ द्रोह है, देश के साथ उसका, आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। आप सोचिए, आजादी के समय देश की स्थिति क्या थी और आज देश की स्थिति कहाँ है? हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है? हम 75 वर्षों से आरक्षण की आग में इस देश को झोंक रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अब वहां से नहीं हो पाया तो अब हमको प्राइवेट सेक्टर में भी चाहिए। कुछ लोगों की पॉलिटिक्स केवल आरक्षण के इर्द गिर्द है, इस देश के को आगे ले जाने की नहीं है। जो देश को, मुझे तो आरक्षण नहीं चाहिए, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरे कोई बाल नहीं, तो मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, उनके लिए मैं चिंतित नहीं हूं। लेकिन इस देश के लिए, इस देश का मैं रोटी खाता हूं, इस देश का नमक खाता हूं, इस देश के प्रति चिंतित हूं। यह देश अमेरिका से आगे क्यों नहीं हो सकता है? यह देश ब्रिटेन से आगे क्यों नहीं हो सकता है? यह देश रसिया से आगे क्यों नहीं हो सकता? चाइना से आगे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे
योग्यता पे बल दिया जाता है, योग्यता को महत्व दिया जाता है, योग्यता को सिस्टम में सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पे आरक्षण को 0 नंबर वाला प्रोफेसर हो जाएगा, वो क्या पढ़ाएगा? 0 नंबर वाला डॉक्टर हो जाएगा, वो क्या इलाज करेगा? 0 नंबर वाला इंजीनियर हो जाएगा, क्या पुल बनाएगा? जो 0 नंबर वाला IAS बनेगा, वो क्या नीति बनाएगा? तो इस कारण हमारा देश पीछे है और इसको देश जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। हर वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए। यदि आप अपने घर के लिए योग्य व्यक्ति का, जैसे आपको सेक्रेटरी रखना है तो आप योग्यता देखते हैं, उसकी जाति नहीं देखते। अगर योग्य व्यक्ति है तो आप किसी जाति से लेके आते हैं। तो इसलिए इस देश आपका है, इसके बारे में सोचिए और यह जो आरक्षण है इसका समूल नाश करिए। सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की अलग से एक नीति बनाइए ताकि हर घर रोजगार उपलब्ध हो, सरकारी रोजगार उपलब्ध हो और ये नीतियां बन सकती हैं। यह देश हमेशा अयोग्य लोगों के हाथ में नहीं रहा है। जब योग्य लोगों के हाथ में रहा तो यह आरक्षण नहीं था, फिर भी देश आगे हो रहा था। और आज जब डॉलर 90 रुपए 100 रुपए के नजदीक पहुंच रहा है, मतलब देश की अवनति हो रही है। हम सोने की मुद्रा चला चुके, चांदी की मुद्रा चला चुके, आज हमारे पास डिजिटल मुद्रा है और फिर भी डॉलर पीछे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप आरक्षण की आग में इस देश को मत झोंकिए। सरकारी या प्राइवेट सारे आरक्षण समाप्त करिए। राज्य के समक्ष यदि सभी जनता उसके लिए समान है तो सब समान रहे। आपने ही कहा धर्म मूल वंश जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं कर सकते, तो मत कीजिए। लेकिन आप अब उसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे वोट के साथ धोखा कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं और इसको बर्दाश्त अब कतई नहीं किया जाएगा। चाणक्य ने कहा, जब सत्ता अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी हो जाए और अन्यायी हो जाए तो सन्यासी को सड़क पे आ जाना चाहिए, आगे आ जाना चाहिए। मैं तो कम से कम इसी कारण आगे आया हूं कि आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उससे देश खंड खंड होगा, जाति हिंसा फैलेगी और जातियों में लोग बंट करके देश कमजोर होगा। मैं उसको एक करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि दुनिया में फिर से भारत विश्वगुरु बने। और विश्वगुरु बनने के लिए योग्य लोगों का सिस्टम में होना आवश्यक है। स्वामी जी, जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, अलग अलग तरीकों से भी हो रही है। एक तो जाति की हमने बात की, साथ ही आपका शांति पीठ कर्नाटक में है तो कर्नाटक में अभी कन्नडिगास को भी आरक्षण देने की बात हो रही है, वहाँ के प्राइवेट सेक्टर में भी। अगर हम दोनों तरह के आरक्षण को देखें, और आपने डिटेल में बताया कि कैसे सरकारी नीतियों में, सरकार में जो आरक्षण है उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम इन दोनों को, चाहे वो राज्य के हिसाब से हो, भाषा के हिसाब से हो या जाति के हिसाब से हो, इस तरह का जो आरक्षण हो वो भी प्राइवेट सेक्टर में, जहां कई बार होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा सा पीछे हट जाता है अगर इस तरह की चीजें आती हैं, तो इन पूरे दृष्टिकोण को आप कैसे देख रहे हैं भविष्य? देखिए, आरक्षण तो बिल्कुल ठीक नहीं है। निश्चित रूप से लोकल लोगों को, जहां आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री लगती है, वहां यदि योग्य लोग हैं तो उनको प्रायोरिटी दीजिए। अगर योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं तो लोकल को भी प्रायोरिटी ना दे करके अपना सिस्टम खराब मत करिए, अपनी फैक्ट्री खराब मत कीजिए, अपनी कंपनी खराब मत करिए। मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। यदि यह जबरदस्ती आपके साथ करे, आपको दबाव डाले कि नहीं आपको आरक्षण देना ही है, दबाव में कोई काम मत करिए। भले आप जाकर के दुबई में अपना व्यापार लगाइए, रसिया में लगाइए, चाइना में लगाइए, अमेरिका में लगाइए, भारत को विद्रोह कर दीजिए। इस आरक्षण अयोग्यता को ला करके आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री को बर्बाद करने की एक साजिश जो सरकार रच रही है, उसमें झांसे में मत आइए। आप विद्रोह करना पड़े, विद्रोह कीजिए। मैं निश्चित रूप से जो प्रश्न आपने उठाया, लोकल जैसे कन्नडिगा है, मराठी है, निश्चित रूप से उन लोगों को उसमें महत्व दिया ही जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी योग्यता वाले लोगों को, ना कि जाति के लोगों को। योग्य लोगों को यदि हम कहेंगे मराठी में योग्य लोग हैं, इतना हमारा पैमाना अगर उस पर खरा उतर रहा है ले लीजिए, नहीं उतर रहा है बाहर से लीजिए, यूपी से लीजिए, बिहार से लीजिए, बंगाल से लीजिए, कहीं से लीजिए, लेकिन योग्यता के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करिए। योग्यता हमेशा सिस्टम को कोलैप्स करेगा। अयोग्यता, योग्य व्यक्ति ही सिस्टम को ठीक से चला सकता है। इसलिए रोजगार अलग विषय है, सबको रोजगार मिले, यह मेरी इच्छा है। और अगर सही नीतियां बनेंगी सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन सिस्टम हमेशा योग्य लोगों के हाथ में हो। सरकार में हमेशा केवल योग्य लोग हों, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों।
ये मैं इसका पक्षधर हूँ, और यह पक्षधर इस कारण हूँ कि मैं देश से प्रेम करता हूँ, मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूँ। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की। जी, नमो नारायण।